बच्चों शुभ दिवस। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने अभ्यास सागर के पहले पाठ के 1 से 9 प्रश्न करे थे। आज हम 10वां प्रश्न करेंगे जिसमें है संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्द। सबसे पहले संयुक्त अक्षर की परिभाषा जान लेना ज़रूरी है। 2 अलग अलग अक्षरों को जोड़ने से संयुक्त अक्षर बनता है। इसमें पहला शब्द है चिन्ह, जिसमें ह और न एक संयुक्त अक्षर है। नेक्स्ट है ब्रह्मा। ब्रह्मा में ह और म संयुक्त अक्षर है, जिससे ब्रह्मा जैसे यहाँ लिखा है वैसे आप लिखेंगे। गड्ढा में ड और ढ संयुक्त अक्षर है। और मिट्टी में ट दोनों मिलाएंगे, ट हलंत वाला और ट पूरा, तो मिट्टी शब्द बनेगा जिसमें ट संयुक्त अक्षर है। विद्यालय में द और य संयुक्त अक्षर है, तो ये द बनेगा। यहाँ पर बना विद्यालय। विद्वान में द और व संयुक्त अक्षर हैं, बना शब्द द्व, उससे विद्वान शब्द बना। 11वें प्रश्न में कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ है सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज भी है। इसमें कनक शब्द के 2 अर्थ आए हैं, एक सोना और एक अनाज। तो आगे इसी प्रकार हार शब्द है, इसके 2 अर्थ आए हैं, माला और हारना। तो हमने इसके 2 वाक्य बनाने हैं। वाक्यों में हमने क्या करना है कि हमने वाक्यों में तो हार शब्द ही लगाना है, लेकिन अर्थ उनके भिन्न होने चाहिए। तो आपने वाक्य अपने अनुसार बनाने हैं। दूसरा शब्द है उत्तर। उत्तर में उत्तर का एक अर्थ है एक दिशा और दूसरा अर्थ उसका है जवाब। तो आपने वाक्य बनाते हुए उत्तर शब्द का ही प्रयोग करना है, लेकिन अर्थ उनके भिन्न निकलने चाहिए। अंक शब्द के 2 अर्थ हैं, गोद और संख्या। आपने अर्थ के अनुसार ही वाक्य बनाने हैं और वाक्यों में अंक शब्द का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया का पद छांटकर उसके भेद भी लिखिए। हमने क्रिया पद छांटना है। इससे पहले क्रिया की परिभाषा जान लेना ज़रूरी है। जिन शब्दों से काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक यानी कर्म रहित और सकर्मक यानी कर्म सहित। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। अब पहला वाक्य है, धोबी ने कपड़े धोए। इसमें धोए क्रिया है और काम उसने क्या किया, कपड़े धोने का, तो कर्म है यहाँ पे कपड़े धोना उसका काम है। तो जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। घोड़े दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं क्रिया है और घोड़े यहाँ पर करता है, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। अब यहाँ पर पढ़ी क्रियापद है और क्या पढ़ी, कहानी पढ़ी। मैंने एक अच्छी क्या पढ़ी, मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया कर्म सहित है, यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। बांटे यहाँ पर क्रियापद है, क्या बांटे, फूल और प्रसाद बांटे। यहाँ कर्म है, क्रिया कर्म सहित है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला है अचानक आंधी आई। आई आग पर क्रियापद है और अचानक अव्यय शब्द है, और आंधी यहाँ पर संज्ञा शब्द है, कर्ता है। यहाँ क्रिया और कर्ता है, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श मान लेता है। सोचता है कि मैं भी इनकी तरह बनूंगा, उनकी हर बात उन्हें अच्छी लगती है। जिसके आदर्शों व सिद्धांतों से प्रेरित होकर वह उसके जैसा बनना चाहता है। दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श या प्रेरक व्यक्ति जिससे आपको प्रेरणा मिली हो उस पर आपने 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। उसमें क्या क्या आपने ऐड करना है, एक तो प्रस्तावना होनी चाहिए, उसके बाद आदर्श व्यक्ति का नाम उसमें आना चाहिए, आचरण उसका व्यवहार कैसा था, क्या वो करता था, उसने क्या क्या अचीव किया, उसकी उपलब्धियाँ क्या थी, और उपसहार, और आपने उसको कैसे अपनाया, आप उनकी तरह कैसे बने। आपने ये इसका उत्तर एक अनुच्छेद के रूप में यहाँ पर देना है। धन्यवाद।